कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। और बुझा चुका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा चुका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, और तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। अब ये निदा फाजली साहब की गजल है, और आपको लग रहा होगा कि चाणक्य नीति के एपिसोड में ये शाम गजल कहां से शुरू हो गया। तो आपको बता दूं कि इस गजल का पहला शेर ही आज के एपिसोड का मुद्दा है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। लोग पता नहीं मेरे इस पॉडकास्ट को सुनकर मुझे स्पिरिचुअल गुरु मानने लग गए हैं। है क्या ऐसा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूं जो अपने मेंटोर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से जो भी सीखता है आपको बता देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप ये नॉलेज उन्हीं से ले रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मुझे किसी ने एक मैसेज भेजकर यह जानना चाहा कि सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है। कसम से मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि वो कैसा सेटिस्फैक्शन चाहते हैं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। भाई सेटिस्फैक्शन तो सब्जेक्टिव होता है ना, लेकिन लोग ही कहां मानते हैं। वो सेटिस्फैक्शन के पीछे तब तक भागते रहते हैं जब तक कि उन्हें हर्ट नहीं महसूस होने लगती या चोट नहीं लगती। अब ऐसे में चाणक्य अपने अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरह से सेटिस्फैक्शन या स्वर्ग या खुशी मिलने की बात कहते हैं। जैसे कि श्लोक में कहा है, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छांदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग इहैव हि। इस श्लोक का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का बेटा उसकी बात माने और जिसकी पत्नी उसके कहे के हिसाब से चले, जिसके घर में वो सभी साधन संपत्ति हो जिससे उसका अच्छे से गुजारा हो जाए, तो उसके लिए स्वर्ग यहीं पर है। ये श्लोक उस वक्त के हिसाब से तो रेलेवेंट था ही, लेकिन आज के हिसाब से और भी ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वक्त में हर कोई अपनी सोच और अपनी मर्जी से चलता है, और घर में जितना भी कुछ हो, आज के इस मटीरियलिस्टिक दौर में कुछ न कुछ कम ही पड़ता है। अरे कुछ नहीं तो लोगों को लगता है कि हमारे घर में टूथपेस्ट स्क्वीज करने वाला गैजेट तो है ही नहीं। मतलब कुछ भी आलतू फालतू हो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। और मैं आपको क्या ज्ञान दे रहा हूं। खुद मेरे पास स्प्राउट्स बनाने का एक डब्बा है जो मैंने 190 रुपए का खरीदा था। जैसे कि अगर ये डब्बा ना होता तो मैं कभी स्प्राउट्स उगा ही नहीं पाता। घर में एक कार एसयूवी है और एक कार हैचबैक चाहिए। आसपास जाने के लिए एक स्कूटी का होना जरूरी है। और हाँ, वो एक फालतू का क्लब ज्वाइन करने के लिए मैंने बुलेट भी तो खरीदी थी। मतलब घर ना हुआ म्यूजियम हो गया। हम इतनी सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनका इस्तेमाल तक हम नहीं कर पाते या कर सकते। जब रियलाइज होता है कि अब तक तो आप फालतू चीजों के गोदाम को लेकर बैठे हैं, तब लोग उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर औने पौने दाम पर बेचते फिरते हैं। तो अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई कीजिए, जैसे कि मैंने अब करना शुरू किया है। अपने मन को, अपनी इच्छाओं को रोककर सिर्फ अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है, जैसा कि मैंने करना शुरू कर दिया है। इस बारे में चाणक्य अपने एक श्लोक में और अच्छे से डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन और शांति का अमृत उस इंसान को कभी नहीं मिल सकता जो भौतिकवाद में डूबा मटीरियलिस्टिक चीजों या खुशियों के पीछे अंधों की तरह भाग रहा हो। यहां पर मैं बता दूं कि मैंने अब भागना छोड़ करके चलने की तरफ ध्यान दिया है, और कोशिश है कि जल्दी ही ये चलना भी रुकने पर आकर खत्म हो। वाकई में चाणक्य या दूसरे महान दर्शन शास्त्री ऋषियों ने कहा है, वो सुख, वो शांति, वो सेटिस्फैक्शन आपको सच में तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप किसी भी ऐसी चीज से लगा हुआ मन या मोह खत्म नहीं कर देते। वो सब जो कि भौतिक सुख है या दुनियावी चीजें हैं, वो सब को छोड़कर ही असली सुख मिलता है, क्योंकि यही सब तो आपको आपके इनर पीस तक पहुंचने से रोकते हैं। बेसिकली आपको भूख रोकने के लिए नहीं, बल्कि लस्ट खत्म करने की दिशा में जाने के लिए कहा जा रहा है। भूख शरीर चलने के लिए, जिंदगी चलने के लिए, घर चलने के लिए बेसिक है, लेकिन लस्ट एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी जान लेकर ही जाती है, और साथ ही साथ जो कुछ भी आपके पास ऑलरेडी है उसे भी इंजॉय नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेट 2 रोटी में भर जाता है तो तीसरी रोटी की भूख बेकार है। वो आपके पेट में आएगी तो, लेकिन आपको पचेगी नहीं, और अगर नहीं पची
तो सोचिए वही रोटी जो आपको न्यूट्रिशन दे सकती थी, अब वही रोटी आपको गैस, एसिडिटी और पता नहीं क्या क्या देगी। फिर आप उस रोटी के पीछे कई दवाइयां खाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। अब वही एक रोटी जिसे अवॉइड करके आप शांति की नींद सो सकते थे बिना किसी अफार व अजार के, लेकिन आपने अवॉइड नहीं किया। और फिर अब आप उस रोटी की वजह से बिना वजह एक ऐसी मुसीबत में हैं जिसको आपने खुद इनवाइट किया है। इसे एंजॉय करना नहीं बल्कि इनविटेशन टू समन मोर प्रॉब्लम्स कहा जा सकता है। मीर तकी मीर ने भी अपनी गजल में कहा है, साकी गई बहार दिल में रही हवस, तू मुझको बढ़ के जाम दे और मैं कहूं के बस। बेसिकली मीर ने भी सेटिस्फैक्शन के लेवल को पा लिया, इसीलिए उन्होंने बाहर के जाते ही यानी माहौल के खत्म होते ही साकी को इशारा कर दिया कि बस। वो कई लोग होते हैं ना जो बार में जाकर सीधे नो लिमिट टेबल पर बैठते हैं। ब्रो, नो लिमिट टेबल मतलब आपके लीवर पर अनलिमिटेड अत्याचार। और वैसे भी आचार्य चाणक्य हो या गौतम बुद्ध, सबने एक ही बात कही है, जो भी काम करें पूरे होशो हवास में करें। जब भी हम अपने सेंसेस के कंट्रोल में या किसी किस्म के नशे के चक्कर में अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसका बुरा रिजल्ट भी हमें ही झेलना पड़ता है। भगवान महावीर ने कहा है कि आपके पास जो कुछ भी है आपके और आपके परिवार की बेसिक जरूरत से ज्यादा है तो वो किसी और का हक था और आपने चुराया है। इसीलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसे इकट्ठा करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बल्कि शेयर करने से मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान महावीर सोसाइटी में शेयरिंग की आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते थे और सच में देखा जाए तो यही शेयरिंग हमें इंसान बनाती है। सेम कॉन्सेप्ट को बाबा नानक देव जी महाराज ने सभी से शेयर किया और आज तक उनके फॉलोअर्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। फिर चाहे बाढ़ आए, भूकंप या कोरोना, इस कम्युनिटी की शेयरिंग चलती रहती है। सो शेयरिंग में जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं नहीं है। अब इतनी सी बात है और ये हमें नर्सरी क्लास से सिखाई जा रही है, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं और अपने इनर सेटिस्फैक्शन को बाहर खोज रहे हैं। काम में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो थोड़े दिन चिल करके देखिए। अगर रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो कुछ टाइम दूर रहकर देखिए। अगर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं है तो अपने परफेक्शन को ताक पर रखकर देखिए। थोड़ा सा डिटैचमेंट बहुत सारे अटैचमेंट की तरफ जाता है और फिर जो आप जुड़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आने वाले एपिसोड